नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा में। आज हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जो है तो सदियों पुरानी, पर सोचने पर मजबूर कर देती है। रणनीति, दूरदर्शिता और हाँ, जहर की कहानी। हमारे पास जो सामग्री है वो चाणक्य, विष और दूरदर्शिता से ली गई है। इसमें जिक्र है मगध के राजा धनानंद का, उनकी रानी का, जहर के एक बड़े ही अनोखे प्रयोग का, और जाहिर है चाणक्य की तेज बुद्धि का। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि चाणक्य की सोच के पीछे का तर्क समझना है और ये देखना है कि दूरदर्शिता मतलब आगे देखने की क्षमता, इसका असल मतलब क्या होता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें आज के लिए भी शायद बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तहकीकात। कहानी की शुरुआत होती है मगध के राजमहल से। राजा धनानंद, स्रोत बताता है कि राजा की रानी रोज उनके खाने में बहुत थोड़ी मात्रा में जहर मिलाती थी। हाँ, सुनने में ये बात किसी को भी चौंका सकती है। मतलब कोई रानी अपने ही पति को जहर क्यों देगी? कोई साजिश? नहीं, साजिश नहीं। इसके पीछे एक अलग ही सोच थी, एक तरह की सावधानी कह लीजिए। सावधानी जहर देने में? हाँ, रानी का इरादा था राजा को धीरे धीरे जहर का आदी बनाना। सोच ये थी कि अगर भविष्य में कोई दुश्मन राजा को जहर देकर मारने की कोशिश करे तो राजा का शरीर उसे झेल जाए, क्योंकि वो पहले से ही अभ्यस्त हो चुका होगा। ओह, मतलब एक तरह की इम्यूनिटी बनाने की कोशिश, उस जमाने की विष प्रतिरक्षण तकनीक। बिल्कुल कह सकते हैं। यहां तक तो बात रानी की सावधानी की लगती है, पर फिर इस पूरी व्यवस्था की भनक लग जाती है चाणक्य को, और यहीं से मतलब मामला एकदम पलट जाता है और पेचीदा हो जाता है। अच्छा, कैसे? चाणक्य ने क्या देखा इसमें? चाणक्य जब स्थिति को देखते हैं तो उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं जाता कि रानी राजा को जहर दे रही हैं। नहीं, उनका दिमाग कहीं आगे की कड़ियां जोड़ रहा होता है। आगे की कड़ियां मतलब ये कि चाणक्य ने स्थिति को अलग नजरिए से देखा। देखिए, रानी का ध्यान था वर्तमान पर, राजा की अभी की सुरक्षा, लेकिन चाणक्य ने भविष्य में झांका और उन्होंने एक ऐसे संभावित खतरे को पहचाना जिसके बारे में शायद रानी ने या किसी और ने सोचा भी नहीं था। खतरा? राजा को तो जहर से बचाने की कोशिश हो रही थी, फिर खतरा कैसा? खतरा सीधे राजा को नहीं था। चाणक्य की चिंता का विषय था उस प्रक्रिया का एक अनपेक्षित, एक दूरगामी परिणाम। वो सोच रहे थे कि राजा, जिसे रोज जहरीला खाना दिया जा रहा है, अगर वो भविष्य में मान लीजिए किसी गर्भवती रानी के साथ अनजाने में वही खाना साझा कर ले तो ओहो, तो खाने में मौजूद जहर उस अजन्म बच्चे तक पहुंच सकता है। हाँ, और उसकी जान ले सकता है। बाप रे, ये तो रानी ने सोचा ही नहीं होगा। शायद नहीं, ये एक ऐसा जोखिम था जो रानी की मूल योजना का हिस्सा नहीं था। एक अनपेक्षित दुष्प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। मतलब चाणक्य ने वो देख लिया जो सामने नहीं था, पर हो सकता था। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं देखी, बल्कि समस्या के समाधान से पैदा होने वाली एक और शायद ज्यादा गंभीर समस्या देख ली, राजवंश के भविष्य पर खतरा। सही कहा, बिल्कुल। ये सिर्फ दूर तक देखना नहीं है, ये पूरे सिस्टम को समझना है कि कैसे एक एक्शन का रिएक्शन हो सकता है जो सोचा भी ना गया हो। चाणक्य की खासियत सिर्फ प्रॉब्लम पहचानना नहीं थी, बल्कि वो छुपी हुई कड़ियां, वो संभावित परिणामों का जो जाल है, उसे समझना था। यही उनकी रणनीतिक गहराई दिखती है। हाँ, इसे आज शायद सेकंड ऑर्डर इफेक्ट कहेंगे ना? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब चाणक्य ने इस छिपे हुए खतरे को समझ लिया तो उन्होंने किया क्या? ये सोचकर ही हैरानी होती है। क्या रानी को रंगे हाथों पकड़ा या राजा को बताया? नहीं, स्रोत के अनुसार इनमें से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं? तो फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो सुनने में शायद और भी ज्यादा अजीब लगे, लेकिन वो बहुत सोचा समझा था। अजीब रास्ता क्या? चाणक्य ने टकराव वही किया। उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने का फैसला किया, मगर पर्दे के पीछे से। उन्होंने खुद रानी को वही जहर मिला हुआ खाना खिलाना शुरू कर दिया। क्या चाणक्य ने रानी को जहर देना शुरू कर दिया? ये तो और भी उलझी हुई बात लगती है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, पहली नजर में ये बहुत चौंकाने वाला लगता है। बिल्कुल, लेकिन चाणक्य के लिए ये कोई बदला या सजा नहीं थी। ये उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा था, उस छिपे हुए खतरे का समाधान था जिसे उन्होंने पहचाना था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बात है। एक और बात? क्या? हाँ, कहानी का सबसे अनोखा हिस्सा तो अब आता है।
चाणक्य सिर्फ रानी को जहर वाला खाना देकर रुक नहीं गए। तो स्रोत बताता है कि जैसे ही रानी वो खाना खाती, चाणक्य फौरन उनकी हथेली पर एक बहुत छोटा सा, मतलब लगभग ना के बराबर, एक चीरा लगाते थे। चीरा हथेली पर क्यों? और उससे थोड़ा सा खून निकाल देते थे। खून? जहर खिलाकर खून निकालना, इसका क्या तर्क था? और ये था, या विचार ये था कि रानी ने जो जहर खाया है वो शरीर में पूरी तरह से घुलने और अपना घातक असर दिखाने से पहले उस निकाले गए खून के साथ शरीर से काफी हद तक बाहर निकल जाए। ओह, मतलब जहर के प्रभाव को कम करने का तरीका, उसे न्यूट्रलाइज करने जैसा। हाँ, एक तरह से जहर के असर को सीमित करना। रानी जहर खा भी रही थी, लेकिन चाणक्य ये पक्का कर रहे थे कि वो जहर उनके शरीर में जमा न हो पाए या उन्हें कोई गंभीर नुकसान न पहुंचाए। एक बहुत ही महीन संतुलन साध रहे थे वो। कमाल है, ये तो बहुत ही जटिल समाधान है। हाँ, इस समाधान की कई परतें हैं और ये चाणक्य की सोच की जटिलता को दिखाता है। पहला तो, जैसा आपने कहा, रानी की सुरक्षा। चाणक्य का इरादा रानी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो सिर्फ उस प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहते थे जिसके अनपेक्षित परिणाम खतरनाक हो सकते थे। खून निकालना एक तात्कालिक उपाय था, जहर का असर कम करने का। ठीक है, ये पहली बात हुई। और दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सीधे उस भविष्य के खतरे को टालता है जिसे चाणक्य ने पहचाना था, यानी अजन्मे बच्चे को जहर से बचाना। रानी को कंट्रोल में जहर देकर और फिर उसे शरीर से निकालकर चाणक्य ने इस संभावना को ही लगभग खत्म कर दिया कि रानी के शरीर में जहर जमा हो और वो भविष्य में गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए घातक साबित हो। मतलब उन्होंने मूल समस्या को नहीं, बल्कि उसके सबसे खतरनाक संभावित नतीजे को निशाना बनाया। बिल्कुल। और तीसरा पहलू भी है। तीसरा? वो क्या? वो है टकराव से बचाव। चाणक्य ने सीधे रानी से भिड़ने या राजा के सामने सब कुछ खोल देने का रास्ता नहीं चुना। ऐसा करते तो शायद महल में उथल पुथल मच जाती, रानी अपमानित महसूस करती, राजा शायद अपनी सुरक्षा को लेकर और डर जाते। हाँ, बात तो सही है। चाणक्य का समाधान सूक्ष्म था, पर्दे के पीछे का। उन्होंने रानी के मूल इरादे को, मतलब राजा को जहर का आदी बनाना, उसे सीधे तौर पर चुनौती नहीं दी, बल्कि उसके अनियंत्रित फैल सकने वाले असर को रोक दिया। ये तो वाकई कमाल की रणनीति है। मतलब जड़ पर वार नहीं किया, बल्कि समस्या से निकलने वाली सबसे खतरनाक टहनी को काट दिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सिचुएशन को मैनेज किया, बजाय उसे पूरी तरह बदलने के। हाँ, इसे रणनीतिक प्रबंधन कह सकते हैं। बिल्कुल। चाणक्य ने शायद ये समझा कि रानी का इरादा नेक है, राजा की सुरक्षा, भले ही तरीका जोखिम भरा था, इसलिए उन्होंने तरीके के जोखिम को कम करने पर ध्यान दिया, बजाय इरादे को गलत ठहराने के। ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे अच्छा समाधान सीधा टकराव नहीं होता, बल्कि स्थिति के बहाव को होशियारी से मोड़ देना होता है। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है ना? एग्जैक्टली। खतरा होने से पहले ही उसे भांपकर निष्क्रिय कर देना। सटीक कहा, यही है। और इस पूरी योजना का, इस पूरी बिसात का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या चाणक्य की ये दूरदर्शिता और ये जटिल रणनीति सफल हुई? स्रोत हमें इसका जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से जोड़कर देता है। हाँ, यहीं पर पूरी कहानी का निचोड़ सामने आता है। अब स्रोत ये साफ नहीं कहता कि चंद्रगुप्त की माँ वही रानी थी या कोई और, लेकिन ये जरूर बताता है कि चंद्रगुप्त के जन्म के समय चाणक्य ने बहुत ज्यादा सावधानी बरती थी। यही कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां चाणक्य की योजना का फल मिलता है। क्या सावधानी बरती थी? स्रोत के अनुसार चाणक्य ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि नवजात शिशु चंद्रगुप्त को उसकी मां का दूध सीधे न पिलाया जाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का गहरा अंदेशा था, या शायद पक्का पता था अपनी योजना की वजह से, कि मां के शरीर में मौजूद जहर का असर दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकता है और उसके लिए घातक हो सकता है। ओह, तो उन्होंने बच्चे को मां के दूध से बचाया? हाँ, इस एक काम से चाणक्य ने न केवल उस वक्त की स्थिति को संभाला था, बल्कि उन्होंने भविष्य के उस महान शासक की जान बचाई थी जिसे वो खुद तैयार करने वाले थे। ये उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी योजना ने एक साथ कई लक्ष्य साधे, रानी की सुरक्षा, राजवंश के भविष्य की सुरक्षा, और शायद राजा की इम्यूनिटी ट्रेनिंग भी अप्रत्यक्ष रूप से चलती रही। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी कहानी और चाणक्य की कार्यवाही को समेटना चाहें तो सार क्या है? सार यही है कि चाणक्य की योजना बहुस्तरीय थी और पूरी तरह सफल रही। उन्होंने रानी के मूल उद्देश्य, राजा की सुरक्षा, उसे शायद बाधित नहीं होने दिया। रानी को जहर के घातक प्रभाव से भी बचा लिया।
और सबसे अहम, उन्होंने उस अनदेखे भविष्य के खतरे को पहचाना और उसे होने से पहले ही रोक दिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य यानी आने वाली पीढ़ी की रक्षा हुई। ये दिखाता है कि सच्ची रणनीतिक सोच सिर्फ तात्कालिक समस्या का हल निकालना नहीं होती। सही, वो भविष्य के कई संभावित रास्तों का अनुमान लगाती है, उनमें छिपे खतरों और अवसरों को पहचानती है और फिर ऐसा कदम उठाती है जो वर्तमान को साधते हुए भविष्य को भी सुरक्षित करे। चाणक्य ने जो किया वो शतरंज के खिलाड़ी की तरह था, कई चालें आगे की सोचना। जब हम इस कहानी पर सोचते हैं तो ये सवाल उठता है कि इस तरह की सोच कितनी मुश्किल होती होगी। भविष्य के अनपेक्षित परिणामों का अंदाजा लगाना, खासकर जब वे किसी नेक इरादे से जुड़ी प्रक्रिया से निकल रहे हों, ये तो बहुत गहरी अंतर्दृष्टि की मांग करता है। निश्चित रूप से ये आसान नहीं है। इसमें केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि अनुभव, चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता और शायद थोड़ा साहस भी चाहिए होता है। साहस? कैसा साहस? साहस स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने का या ऐसे समाधान सोचने का जो पहली नजर में अजीब लगें। चाणक्य का समाधान पारंपरिक नहीं था, वो लीक से हटकर था। हिस्से को नहीं देख रहे थे बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ने वाले असर को देख रहे थे। राजा, रानी, भविष्य की संतान, राजवंश। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल, उन्होंने टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में सोचा। उन्होंने समझा कि सिस्टम के एक हिस्से में किया गया बदलाव, जैसे रानी का जहर देना, दूसरे हिस्सों पर अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकता है। उनकी रणनीति उस पूरे सिस्टम को संतुलित रखने और सबसे बड़े संभावित नुकसान को रोकने पर केंद्रित थी। ये केवल प्रतिक्रिया देना नहीं था, ये भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देना था, एक बुरे भविष्य को टालना था। ये सोचना भी दिलचस्प है कि चाणक्य ने जो समाधान निकाला उसमें भी तो जोखिम था। रानी को जहर देना, फिर खून निकालना। अगर इसमें जरा सी भी चूक हो जाती तो रानी की जान जा सकती थी। क्या स्रोत इस जोखिम के बारे में कुछ कहता है? स्रोत इस पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन ये बात तो है कि चाणक्य का कदम बहुत नपातुला और सावधानी से किया गया होगा। ये उनकी विशेषज्ञता और आत्मविश्वास को दिखाता है। देखिए, हर रणनीतिक कदम में कुछ न कुछ जोखिम तो होता ही है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या संभावित लाभ उस जोखिम से ज्यादा है और क्या जोखिम को कम करने के उपाय किए गए हैं। हाँ, चाणक्य ने यहां जोखिम लिया, लेकिन एक बड़े खतरे को टालने के लिए, और उसे मैनेज करने के लिए उनके पास एक योजना थी, वो खून निकालने वाली। तो आज हमने चाणक्य और जहर वाली कहानी के जरिए उनकी असाधारण सोच और दूरदर्शिता की गहराई को टटोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक नेक इरादे से भी अनपेक्षित खतरा पैदा हो सकता था। हमने ये भी समझा कि चाणक्य ने सिर्फ मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि भविष्य में झांककर उस छिपे हुए गंभीर खतरे को पहचाना और फिर सीधे टकराव के बजाय एक बेहद चतुर, हाँ, असामान्य समाधान निकाला। रानी को नियंत्रित रूप से जहर देकर और फिर उसके प्रभाव को निष्क्रिय करके। इस कहानी से जो मुख्य संदेश हमें मिलता है वो बहुत साफ है। समस्याओं को सिर्फ सतह पर देखना काफी नहीं है। बिल्कुल। असली बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता छिपे हुए खतरों, अनपेक्षित परिणामों और दूरगामी प्रभावों को समझने में है, और फिर उस समझ के आधार पर सोच समझकर और अक्सर रचनात्मक या लीक से हटकर समाधान खोजना है। स्रोत इसी गुण को महानता की कुंजी बताता है। हाँ, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दूरदर्शिता केवल भविष्य का अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि उस अनुमान के आधार पर वर्तमान में ऐसे कदम उठाना है जो एक बेहतर भविष्य पक्का कर सकें। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना है। चाणक्य ने भविष्य को केवल देखा नहीं, उन्होंने उसे प्रभावित किया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा बनकर नहीं रह जाती, ये आज के संदर्भ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या सवाल? आज की दुनिया में जो इतनी तेज रफ्तार है, जटिल है, आपस में जुड़ी हुई है, जहां हर फैसले के अनगिनत अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, जहां सूचनाओं का जैसे विस्फोट है, क्या ऐसी दुनिया में समस्याओं की तह तक जाने, उनके अक्सर अनदेखे रह जाने वाले दूरगामी परिणामों को समझने और फिर चाणक्य जैसे ही गहरी दूरदर्शिता के साथ समाधान खोजने की क्षमता, क्या ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गई है? हम अक्सर तात्कालिक राहत या जल्दी के समाधानों में इतने उलझ जाते हैं कि क्या हम भविष्य के उन बड़े खतरों या अवसरों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्हें देखने के लिए वैसी ही गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की एक गहन चर्चा समाप्त करते हैं।
ये सवाल वाकई सोचने लायक है। क्या हम अपने जीवन और काम में उस गहरी दृष्टि को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जो सतह के नीचे देख सके?